सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार डिबेट लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी और चीमा के बीच में हुई एक जबरदस्त और तगड़ी बहस। और जैसे ही भारत का नाम आया तो चीमा बौखला गया। इस वीडियो में आप देखेंगे चीमा का कॉमेडी शो, जहां पे जिहादी चीमा अपनी सोच को उजागर करेगा और आरजू काज़मी खोलेंगी चीमा और पाकिस्तान की पोल। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो मैं चीज आपसे पूछने लगो ना, आपको वो अगर आप कर लेना, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। आपको पता ही नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 1373 जिसके तहत उसको इंप्लीकेट किया है, जाके पढ़े उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं। आपको पता ही कुछ नहीं है, आप बार बार पूछ रही है किसके तहत किया है। और दूसरी बात, डू यू नो मैंने तो नहीं पूछा, मैंने कहा ये टेररिज्म पे किया गया है ना उसको, सुनो तो सही या ना, कहीं बैंक में डकैती करता पकड़ा गया था, क्या कर रहा था? कच्चे का डाकू था क्या? कच्चे के डाकुओं को चला रहा था। जाहिर है टेररिज्म के ऊपर दिया है ना सर उसको, तो वो टेररिज्म कहाँ कर रहा था? मैं तो ये पूछ रही हूँ सर, आप बहुत काबिल आदमी है, मुझे कुछ आता नहीं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि उसको किस बात पे, उस मासूम से इंसान को जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम सीधा साधा भोला भाला आदमी, उसके चेहरे से नूर टपक टपक के गिरा होता है नीचे। तो मुझे ये बताइए कि उस मासूम आदमी को आप लोगों ने क्यों हाउस अरेस्ट किया हुआ है? जाहिर है कोई डकैती वकैती तो नहीं कर रहा था वो कच्चे के डाकुओं के साथ, टेररिज्म के ऊपर ही है ना, वो टेररिस्ट ही है ना। उसको जो यूएन ने लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ना वो यूएन के उसमें लिस्ट में। तो फिर बताइए ना कि उसने टेररिज्म कहाँ की है, मुझे वो जगह बता दीजिए, क्योंकि वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको चाहिए सिंपली एक एप्लीकेशन लिखें। अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 1216 67 नहीं पढ़ सकती, अंग्रेजी का मसला है आपका, और आपको पता है, जाके सिंपल लिखें राइट टू इंफॉर्मेशन कानून है, और जाके इंटीरियर मिनिस्ट्री या जस्टिस डिपार्टमेंट वो चेक कर लें। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा। आप जाके पूछ सकती हैं कि ये बंदे को किस कानून के तहत सजा दी गई है, और आपको वहां से जवाब मिल जाएगा। अगर आप वो नहीं कर सकती तो आप जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है उनके तहत, जिनके तहत उसको सजा तो सर उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों बोला है? उसको साइंटिस्ट क्यों नहीं बोला? उसको आपकी तरह डॉक्टर हाफिज सईद क्यों नहीं बोलते? बताइए ना। मैं एक बात बताऊं फ्रैंकली, अगर तो कन्वर्सेशन का, अगर आपने वाकई सोल्यूशन निकालना हो तो फिर ठीक है। अगर आपने थिएटर लगाना हो और आपके पास आर्गुमेंट ना हो, लॉजिक ना हो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं लॉजिकली बात कर रही हूँ सर। आप अजीब आदमी है। आप जो है वो अपने गेस्ट की हर बात को रिजेक्ट कर देते हैं, और साथ ही आप ये बता देते हैं कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, इनको तो कुछ पढ़ना नहीं आता, इनको तो ना कोई जबान आती है ना कुछ, इन्होंने किताब देखी है। सर किताबें तो मैंने बहुत देखी है, और आपके पीछे इतनी किताबें ना सर, मैं अक्सर देखती हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि छोड़ दीजिए, आप जरा टची हो जाते हैं हाफिज सईद पे, कोई और बात कीजिए। मैं सिंपली एक जो आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पढ़ लें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा। उसको क्यों सजा मिलेगी, ताकि आप अभी आप जाएं, जाके गूगल कर लें इस शो के बाद। सर मुझे इतना भी पता है कि उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी लिखा हुआ है यूएन ने। तो मुझे जो है वो आप ये ना बताइए कि वो बेचारा एक क्या कर रहा था, वो क्या मतलब किस चीज के ऊपर कोई एटम बम बना रहा था वो, जिसपे उसको पकड़ लिया। आप ये बताइए ना, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों बोला जाता है उसको यूएन का? क्या छोड़ दीजिए आप हाफिज सईद में। सर आप पूरी लाइफ भी लगे रहेंगे ना, तब भी आप हाफिज सईद को नहीं समझ पाएंगे। दरअसल आप देखें, आपको मसला सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पढ़ लेंगी तो आपको पता चलेगा उसे क्यों सजा मिली है। मैं तो ये कह रहा हूं, आप इतनी सी बात नहीं मेरी समझ पा रही। दूसरी मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप जानना चाहती हैं, आपने नहीं पढ़ा तो, और आप वाकई समझना चाहती हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान जो है उसका राइट टू इंफॉर्मेशन एक कानून है, उसके तहत जाके पूछ ले। इतनी बात मैंने आपसे की, आपको पता चल जाएगा उसको क्यों सजा मिली है। सर आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं ना सर, मैं तो कुछ भी नहीं जानती ना सर, मेरे तो एबीसीडी भी नहीं आती। लेकिन आप मुझे ये बताइए, लेकिन आप ही बता दीजिए कि उस मासूम आदमी को, उस फरिश्ते को 31 इयर्स के लिए जेल क्यों कर दिया है, और उसी के साथ साथ उस नेक आदमी को
जिसे कहना चाहिए, जिसके जिसके नूर बरस रहा है जिसके चेहरे पे, उसको मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों ने यूएन में जब डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों लिखा हुआ है अमेरिका उसमें, यूएन में ऐसा क्यों है सर? आप बता दीजिए सर, मुझे तो कुछ पढ़ना उड़ना नहीं आता, कोई लैंग्वेज नहीं आती मुझे, छोड़ दीजिए। देखिए, अगर आपको पढ़ना नहीं ना आता तो मैं अनपढ़ सुनना आता है सर, आप बता दीजिए, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, मुझे बताइए। उसको यूएन में उसको यूएन में सर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों लिखा हुआ है, ये बताइए। और आप लोगों ने उसको 31 इयर्स की जेल क्यों दी है सर? मुझे बता दीजिए, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, ना मुझे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन कुछ पढ़ना नहीं आता। मैं देखिए, आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था आपने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, तो आपने मतलब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ों से तो मैं बात ही नहीं करता। तो आपने खुद बताया कि आप पढ़ी लिखी हैं, मुझे लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था। नहीं तो सर, अब आपके सामने सर मैं कुछ भी नहीं सर, आपके चरण का है मैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए सर कि प्लीज आप मुझे बताइए ना कि हाफिज सईद का नाम यहाँ क्यों लिखा हुआ है, और उसको 31 इयर्स की जो जेल दी है, तो सर स्टडी करें ना। नहीं सर, आप बताइए सर पढ़ा ही नहीं जाता मुझे सर, जब मैं पढ़ती हूँ मुझे नींद आ जाती है, तो सर आप बता दीजिए। देखिए, मैं तो सिर्फ कहता हूँ जाके, मैंने तो 2 आपको तरीके बता दिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा हमें बताएं तो सही ना, आपको चाहिए, यू हैव अ केस टू प्रेजेंट ना, तो आप जाएं उसको पढ़ें और मुझे बता दें। और सर इसी तरीके से सर अब बात उधर ही फिर चली जाती है कि और कई बार भारत ने अजमल का साहब और किसका कहा, मुझे कोई ये ना समझे कि मैं कोई बहुत भारत से हमदर्दी रखती हूँ या मैं कोई भारत की साइड ले रही हूँ। मैं अपनी कंट्री की साइड ले रही हूँ भाई। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी कंट्री को हर दूसरे दिन वो टेररिस्तान तो कभी क्या बोलते हैं, और फिर यहाँ से वो उसामा बिन लादेन से लेकर और हाफिज सईद तक सारे के सारे यहीं से बरामद होते हैं। ऐसी क्या बात है? तो सर वो नहीं होना चाहिए, ताकि अपनी कंट्री के बारे में कुछ सोचें कि यहाँ से भी कोई आईटी एक्सपर्ट्स निकले, यहाँ से भी कोई पायलट्स निकले। अब देखें उनके जो पायलट जिनकी अभी प्लेन क्रैश हुआ है उधर दुबई में जो एयर शो के दौरान, मुझे इंतहा का अफसोस हुआ है सर। प्लेन का नहीं हुआ, प्लेन का तो भारत के पास बहुत पैसा है सर, वो ऐसे 10 और ले लेंगे, वो मसला नहीं है, लेकिन वो इंसान जो चला गया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और उनके लिए मेरा ख्याल है हमारे मीडिया और हमारे कई लोग जो है सोशल मीडिया पे जो बदतमीजी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बातें करते हुए, इस किस्म की चीजें लिखते हुए जो वो उनके बारे में लिख रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रही, बहुत से पाकिस्तानियों ने अच्छा भी लिखा है, बहुत से पाकिस्तानियों ने उनके लिए दुआएं भी लिखी हैं और बहुत कुछ है, लेकिन कई लोग जो कि प्रोमिनेंट तरीके से मीडिया में दिखाई देते हैं, उन्होंने कई जगह अपनी बकवास और अपनी असलियत दिखाई है जो नहीं दिखानी चाहिए थी। मैं तो समझती हूँ कि एक इंसान चला गया, आप सोचें कितने साल लगते हैं इतनी जबरदस्त तालीम हासिल करने में जिससे कि वो इस तरह का फाइटर जेट उड़ा पाए, और किसी वजह से अगर इस तरह का हादसा हो गया है तो यकीनन उनकी फैमिली भी बहुत डिस्टर्ब होगी, उनकी कंट्री, हर कोई, इवन हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम तो समझे एक तरह से उनके दुश्मन देश में बैठे हुए हैं सर। हमें इतना बुरा लगा है, हमें इतना सख्त दुख हुआ है। कल पूरा दिन मैंने कई लोगों से बात की, कई शोज भी किए थे, और उसके अलावा भी जो बात हो रही थी, तो हमें एक इंसान के तौर पे तो कम से कम हमें हमदर्दी रखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमेशा हिंदुस्तान जो है वो इनके जो सियाल शायद उनका नाम था, इनके ऊपर हमेशा जो विंग कमांडर थे उनके ऊपर हमेशा जो है भारत प्राउड फील करेगा, और मैं यही दुआ करती हूँ कि उनकी फैमिली को ऊपर वाला जो है वो सब्र दे। देखें, ये पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो जो इंडिया से है, लेकिन जो आई एग्री विद यू ऑन दिस, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ऑन बोथ साइड्स, दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड। मैंने कई दफा ये कहा है, मैंने कहा जी हमारी लड़ाई जो है वो इंडिया से है, इंडियन वो जो एक हमारा है वो रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। बट ये जो ऑफिसर्स होते हैं, दे फाइट फॉर द स्टेट एंड दे फाइट फॉर द नेशन एंड दे गिव देयर लाइफ फॉर द नेशन। तो इनको कभी भी जो है इनको हिट नहीं किया जाना चाहिए। इंडिविजुअल्स नेवर हिट द इंडिविजुअल्स। अब आप इमेजिन करें जो पाकिस्तानी क्या नाम है उसका, जो लोग अगर इंडिविजुअल को हिट करेंगे, दैट इज बिलो द बेल्ट, वो कोई भी हो। और सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर इंडिया से कोई पाकिस्तानी इंडिविजुअल को हिट करे तो मैं नहीं समझता। आरजू जी, मैं आपका दर्द कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ कि कैसा लगता होगा इस पाकिस्तान में रहना, मतलब ऐसा दहशतगर्द मुल्क जिसपे पूरी दुनिया थूकती है और खुद वहां पे रहना। आप तो अच्छे इंसान हो, पर पाकिस्तान को अपना मानना कितना मुश्किल होता होगा ये मैं समझ सकता हूँ। बाकी चीमा के चरण की बात रही तो चीमा बेचारा खुद अपने चरण देख नहीं पाता होगा, बीच में हलवाई वाला पेट जो आ जाता है। बाकी चीमा, तुम्हारे मुंह से ना ये बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी जिहादी सोच कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। और तुम ये जो ऑफिसर्स की इज्जत देने की बात कर रहे थे ना, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी
अपने फौजियों के साथ और जो दुश्मन देश है उन फौजियों के साथ क्या करते हो। चलो तुम अपने फौजियों की तो लाश उठाने से भी मना कर देते हो, पर जो तुमने करगिल के टाइम पे सौरभ कालिया के साथ किया था वो आज भी उसका इतिहास गवाह है और हर भारतीय उसको अच्छे से जानता है। और सौरभ कालिया जैसे बड़े बड़े अफसर जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी शहादत को भारत कभी नहीं भूले, और जो दुर्गति तुमने उनके पार्थिव शरीर के साथ की थी उसे भारत कभी माफ नहीं करेगा। ऑलवेज रिस्पेक्ट द जनरल्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट द ऑफिसर्स। उसकी वजह क्या है? यू कैन क्रिटिसाइज देयर पॉलिसीज, यू कैन क्रिटिसाइज देम व्हाट दे आर टॉकिंग। जैसे अभी हम ये जनरल साहब जो इंडिया के हैं, इनका नाम लेके हम बात कर रहे थे, दैट इज वन थिंग। द सेकंड थिंग इज कहना कि ये ऑफिसर ऐसे है, ये ऑफिसर ऐसे है। इंडियन एयरफोर्स में 10 मसले हैं और वो इंडियन एयरफोर्स के चीफ खुद कह चुके हैं कि भाई हमारे पास ये मसला है, ये मसला है। अभी उन्होंने MiG-21 डीकमीशन किया है, वो और एयरफोर्स चाहते हैं, जो उनको चीजें इक्विपमेंट चाहिए होती हैं वो उनके पास नहीं होता, उनको कैपेबिलिटी इनहैंस करे, वो दैट इज समथिंग एल्स। बट criticizing the individuals within the Indian Air Force or Pakistani Air Force or Pakistan Army or the Indian Army, मैं समझता हूँ they people are fighting for their motherland, उनको, and they have families, याद रखें। और पता नहीं मैंने अब पढ़ा है सही है कि गलत है, मैं तो जरा मसरूफ था, मैं शो नहीं कर सका इस पे, कि वो उनकी मिसेज भी जो है वो भी एयर फोर्स की हैं। आई डोंट नो, मैंने फोटो देखी है, मैंने इवन शेयर भी किया। हाँ, तो आप इमेजिन कर लें कि व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन दैट लेडी विल बी, दैट एयरफोर्स ऑफिसर विल बी। और सुनने में आया उनके फादर भी एयरफोर्स ऑफिसर थे। सो आप इमेजिन कर लें कि वो किस तरह की सिचुएशन में होंगे, कि उनकी क्या कंडीशन होंगी, कि वो एक लेगेसी थी कि उसका बाप, उसका उनकी वाइफ या उनके वो सारे खानदान के अंदर एक था। तो सिमिलरली हमारे भी ऐसे ही होता है यार, ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ से कई लोगों ने काफी बदतमीजी की, जिसका बहुत अफसोस है। बड़े वेल नोन किस्म के, ऐसे नहीं कि वो ठीक है फेक भी होंगे, लेकिन वेल नोन किस्म के, मेरे ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। और थोड़ी सी इंसानियत जो है वो जरूर दिखानी चाहिए हम लोगों को। और वैसे मैं तो उस वक्त टीवी शो में थी जिस वक्त ये हादसा हुआ है। लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई है और प्रॉब्लम ये है कि इंडियन साइड भी पाकिस्तानी जनरल्स को इतना ज्यादा बुरा भला कहते हैं कि नाउ थिंग्स हैव गॉन, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, कोई वो नहीं रह गए, कोई वैल्यूज नहीं रह गई। तो ये अब इसमें भी चीजें फिट सेट करनी होती हैं। कई ऐसे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तानी सीनियर जनरल्स को बहुत इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे बुलाते हैं, ठीक है, which is not good. And similarly Indian Army जो है वो they are doing a service to the इंडियन आर्मी को आप कुछ भी कहें सर, लेकिन इंडियन आर्मी के ऊपर कभी भी करप्शन और इस तरह से बिजनेस चलाने के और इस तरह से गवर्नमेंट में घुसने के, सिविलियन गवर्नमेंट को लाने ले जाने का इल्जाम नहीं लगा जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर है कि गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं। इमरान खान को जेल कर दी तो कभी भुट्टो को फांसी लगा दी। तो सर ये चीजें जो है ना, ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है। और अगर ये अपने आप को ठीक कर लेंगे तो कल को मतलब इज्जत कमाई जाती है सर, इज्जत जबरदस्ती किसी से नहीं ली जा सकती। तो अगर ये अपने आप को सही कर लेंगे तो डेफिनेटली लोग इनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी में भी करप्शन की बहुत एग्जांपल्स हैं, आप जाकर सिर्फ थोड़ा स्टडी चले। करप्शन मैं मान जाती हूँ, लेकिन उनमें गवर्नमेंट तो नहीं ले जा रहे ना सर, वो उनके सिविलियंस के हर चीज में तो नहीं घुसे हुए, बिजनेस भी नहीं चला रहे हमारे वाले। दोस्तों आपने देखा जैसे पाकिस्तानी आर्मी की करप्शन की बात आई, चीमा कैसे बुखलाने लगा। ये पाकिस्तानी आर्मी का चाटुकार, पाकिस्तानी आर्मी का टट्टू। जैसे पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर उंगली उठती है, चीमा की घबराहट शुरू हो जाती है और चीमा फुदकने लगता है। बाकी आरजू कासमी ने बात बिल्कुल सही की, इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। पर पाकिस्तानी आर्मी की इज्जत ना पाकिस्तान में है ना कहीं बाहर है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कासमी ने जिस तरीके से पाकिस्तान और चीमा को एक्सपोज किया वो देख के आपको काफी मजा आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।